आज की जो हमारी गेस्ट हैं उनके बारे में मैं क्या बताऊं आपको। वो बहुत ही जॉली नेचर की हैं, मतलब मेरे लिए तो एज अ सिस्टर हैं, ठीक है। और आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। शी इज मल्टीटास्कर, शी इज मल्टी टैलेंटेड। ऐसी कोई फील्ड नहीं है जो उन्होंने अधूरा छोड़ा हो। शी इज शेफ, इन्फ्लुएंसर, शी इज फैशन डिजाइनर एंड शी इज इवेंट प्लानर। तो यस, in simple words, she's a multitasker. Now we are welcoming Vidhi Gupta. Hi. Welcome to our podcast, ma'am. Thank you. So अभी आज ही आपके 100K followers complete हुए हैं. Yes. Congratulations. Thank you. Thank you so much. अब हम बात अगर करें तो विधि गुप्ता एज अ इन्फ्लुएंसर, विधि एज अ फैशन डिजाइनर, विधि एज अ शेफ, हम आपको क्या कह के बुलाएं? Multitasking. एग्जैक्टली अच्छा, इन तीनों और चारों जर्नीज की अगर मैं बात करूं शुरुआत की, वो कैसे हुई? इतनी सारी चीजें आपने कैसे शुरू की? ये कुछ भी इकट्ठा स्टार्ट नहीं हुआ, टुगेदर कुछ भी नहीं था। ये स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट हुआ। तो जब मेरे स्कूलिंग कंप्लीट हुए, उसके बाद मैंने फैशन डिजाइनिंग किया। आफ्टर दैट मैंने अपना कॉलेज किया, फिर मेरी शादी हो गई। फिर मैंने एक सर्टेन टाइम पे आके सोचा कि नहीं, अपने करियर को दोबारा बूस्ट करना चाहिए। तो मैंने अपना डिजाइनिंग स्टार्ट किया। फिर मैंने काफी अच्छे लीडिंग स्टोर्स के लिए काम किया। फिर कोरोना आ गया हमारी लाइफ में। कोरोना में मेरी होम शेफ जर्नी स्टार्ट हुई, जहाँ पे मैंने अप टू 200 लेडीज को अपनी कुकिंग जर्नी से, अपनी स्किल से उन्हें एजुकेट किया। वाओ, तो और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कैसे हुआ? ये हुआ कि मैंने अपनी एनिवर्सरी का एक केक बनाया था। वो मैंने सोशल मीडिया पे अपलोड किया। हाँ. तो सोशल मीडिया की जो ताकत है उस दिन पता लगी कि जब 1 2 3 4 ऐसे लोग मुझसे कनेक्ट होने शुरू हुए बिकॉज ऑफ माई केक, कि हमें भी सिखा दो। मैंने उन्हें सिखाया, उन्हें एजुकेट किया। फिर मैंने अपनी और सीक्रेट रेसिपीज, अपनी सिग्नेचर रेसिपीज उनके साथ शेयर करी, और वो बहुत बड़ा सर्कल मेरा बना। सो बेसिकली सोशल मीडिया ने आपको काफी ज्यादा हेल्प किया, और Yes. वो ये जो पुश मिला वो आपको कोविड के टाइम पे मिला। कोविड के टाइम पे मिला। एंड ये फैशन डिजाइनिंग कैसे शुरू हुई? मेरे पापा ऑलरेडी गारमेंट बिजनेस में थे। पापा ही नहीं, मतलब मेरी पूरी फैमिली गारमेंट बिजनेस में थी। तो मेरे लिए बड़ा इजी कनेक्टिविटी थी फैशन डिजाइनिंग करना। एंड ऑल्सो यू आर इनटू द शेफ, ठीक है। वो आपने कोविड से शुरुआत करी, फिर आपने फैशन डिजाइनिंग, आपने कहा कि आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स का खुद का शॉप था, ठीक है। फिर उसके बाद में हम जब बात करते हैं, शॉप नहीं, फैक्ट्रीज थी। अच्छा, फैक्ट्रीज थी। एंड देन सो यू गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट? हाँ, फ्रॉम माय फादर। हाँ, वो बहुत अच्छे डिजाइनर थे। वो खुद, मतलब मेरी ड्रेसेस वो डिजाइन करते थे। मेरी बुआ जी बहुत अच्छी डिजाइनर थी। वो खुद डिजाइन करते थे। तो मैंने, मतलब अपने छोटेपन से ही मैंने डिजाइनर कपड़े ही पहने हैं। अगर आप मेरी पुरानी पिक्चर्स भी देखोगे तो उनमें भी मेरे पूरे डिजाइनर कपड़े ही होंगे। सो इट्स लाइक कि डिजाइनिंग इन द ब्लड। और ये इवेंट प्लानिंग कैसे शुरू हुआ? ये भी लक बाय चांस, क्योंकि मेरा प्रोफेशन एक दूसरे से कनेक्टेड था। तो जैसे मैं ड्रेस डिजाइनिंग कर रही थी, फिर मैं शेफ लाइन में आई। यहाँ पे मैंने बहुत सारे अवार्ड जीते। और लेकिन एक चीज मुझे समझ आई, जो डिजाइनिंग में मेरे को बिहाइंड द कर्टेन फेम मिल रहा था, इधर फ्रंट द कर्टेन मेरे को फेम मिल रहा था। तो वो चीज बहुत अच्छी मुझे इंस्पायर करी, और वो उस जर्नी ने मुझे कहीं ना कहीं कनेक्ट करती गई, और वो मल्टीटास्किंग में कंप्लीट हो गई। ओके, सो हमने तीनों की जर्नी कर ली। नाउ मैं बात करना चाहूंगी कि विधि एज अ इन्फ्लुएंसर तो हमने जान लिया, लेकिन विधि एज अ किड कैसे रही हैं? हाय, शरीफ शैतान बच्चा। शरीफ शैतान बच्चा। ओके, टेल अस द इंटरेस्टिंग स्टोरी। मतलब शैतानी तो करो, हाँ, लेकिन सामने वाले को पता लगे ये शरीफ ही है। नहीं कर सकती। अच्छा, मतलब मैंने बहुत ज्यादा शैतानियां नहीं करी है, लेकिन करी है। कैसे? जैसे कि मतलब कुछ भी चीज सीधी सीधी नहीं करनी है। अगर हम स्टेयर्स भी चढ़ रहे हैं तो कूद कूद के चढ़ना। ओके, स्ट्रेट, मतलब एक सीढ़ी पे, फिर सेकंड स्टेयर, थर्ड, ऐसे नॉर्मल लोग जाते हैं, हम उसे जंप कर करके जाते थे।
और जब उतर भी रहे थे तो हम देखते थे कितनी स्टेयर्स के बाद आप कितनी दूर तक जंप कर सकते हो। तो ऐसे हमारे बहुत लगी भी है, हम्म। लेकिन फिर भी हम उसे जंप करते थे। पिटाई खाई है? पिटाई एक बार खाई है पापा से, किस नॉट लिए? मच। मतलब मेरी जंपिंग स्किल्स इतनी अच्छी थी कि मैं विदाउट स्टेयर्स हम्म। मैं एक जो फ्लोर होता है ना वो जंप करके ऊपर चढ़ सकती थी टेरेस पे। गिरने का डर होता है? गिरने का डर होता है? नहीं, हम बहुत हमारी स्किल डेवलप हो चुकी थी तब तक। वेरी गुड। कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आपको अपनी चाइल्डहुड की अभी तक याद हो? चाइल्डहुड की, यार एक आंटी थी, उन्हें हम बहुत परेशान करते थे बचपन में। बताओ। पुराने घर टाइप्स ना, हाँ। जो मतलब पहले पुराने घर इस टाइप से होते थे कि आप एक टेरिस से दूसरी टेरिस पे इजीली जंप करके जा सकते हो। तो पुराने जमाने में उस टाइम इतने इन्वर्टर्स नहीं होते थे, तो जब भी कभी लाइट जाती थी तो हम ऑलवेज टेरिस पे इकट्ठे हो जाते थे सब बच्चे, और इवन हर कोई टेरिस पे आ जाता था उस टाइम। और एसीज भी नहीं होते थे, तो हम फैन या कूलर लगा के टेरिस पे सो रहे होते थे या फिर उधर ही मस्ती होते थे। तो सब लोग आपस में दिख रहे होते थे। अभी तो सारे बंद घर हो गए, सबके फ्लैट्स हो गए, तो कोई किसी की शक्ल भी नहीं देख पाता, लेकिन पुराने उस टाइम में ऐसा नहीं होता था। आप एक दूसरे को अच्छे से एंगेज कर पाते थे। तो एक पीछे आंटी होती थी, उन्हें हम बहुत परेशान करते थे, उनकी छत पे कूद कूद के। तो एक बार वो घर पे डंडा लेकर आ गई कि आज इन बच्चों को छोड़ना नहीं है। हाँ। लेकिन हम बच गए थे। पिटाई नहीं हुई? नहीं, पिटाई नहीं हुई, दादी ने बचा लिया। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो इन तीनों की शुरुआत तो हमने जान ली। अब हम बात है 100K वाले पे। हाँ, ठीक है, वो सोशल मीडिया की जो आपने जर्नी, उसकी शुरुआत कैसे करी, और अभी नाउ तो यू हैव बिकम अ सेलिब्रिटी, ठीक है, थैंक यू। तो उसका बताओ। 100K तो मेरे आज मॉर्निंग में ही हुए हैं, और आई एम रियली सरप्राइज कि जब मैंने मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग मैंने फोन ओपन किया और वो 100K, रियली 100K, मतलब मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ कि मेरे 100K हो चुके हैं। और इसकी जर्नी मेरा बहुत हार्ड वर्क रहा है। मैं स्टार्टिंग से हार्ड वर्किंग हूँ बहुत ज्यादा। मेरी विजन ऑलवेज क्लियर रही है कि मुझे क्या करना है और आगे कैसे बढ़ना है। तो अगर आपकी विजन एक क्लियर विजन होती है कि आपको ये पथ पे चलना है और ये वे है, ये रोड मैप है, तो आप उसको बहुत इजीली कर सकते हो। डेफिनेटली। अच्छा, इनमें से सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब कौन सी फील्ड है? इन्फ्लुएंसिंग, और इन्फ्लुएंसिंग तो है ही, साथ में मेरा जो फैशन डिजाइनिंग है ना, वो मेरे से कभी नहीं दूर होता। इन ड्रेसिंग सेंस आपको कहीं ना कहीं मेरी पिक्चर्स में, मेरी चीजों में वो स्टाइल आपको दिख जाएगा। दिखता है। तो वो मेरे जो ब्लड में है ना, वो नहीं निकल सकता। चाहे मैंने उसको छोड़ दिया हो, मैं आज उससे रिलेटेड कुछ कर नहीं रही, लेकिन वो मेरे ब्लड में है। और इसमें आपकी इस जर्नी में आपके मेंटोर्स कौन रहे हैं? आपको सपोर्ट किसने किसने किया? मेंटोर एज इन मैं कहूंगी कि आपकी जैसे जैसे विजन होती है ना, उसके अकॉर्डिंग आपके मेंटोर्स चेंज होते जाते हैं। जब छोटे होते हो तो आपके मेंटोर आपके मम्मा पापा होते हैं, फिर आप स्कूल जाते हो तो आपके मेंटोर आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं अचानक से, फिर टीचर्स बन जाती है, फिर आप स्कूल छोड़ते हो तो आपके कॉलेज में कुछ और तरीके के मेंटोर हो जाते हैं। जब आप अपने करियर को चूज करते हो तो आपके मेंटोर उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, कि आप डॉक्टर बन रहे हो तो आपका कोई डॉक्टर आइकॉन होगा, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको एक फील्ड में पता होगा कि मुझे उसके जैसा इंजीनियर बनना है, उसके जैसा एस्ट्रोनॉट बनना है, राइट। एज अ डिजाइनर उस टाइम मेरा मेंटोर कुछ और था, आज की डेट में मेरा मेंटोर कुछ और है। तो वो टाइम के अकॉर्डिंग आपके मेंटोर्स चेंज हो जाते हैं। तो उसको, उस पार्ट को एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है। हाँ। अच्छा, अभी के लिए जो आपकी ये शेफ वाली जर्नी रही है, उसमें आपको किसने किसने सपोर्ट करा? सबसे पहला सपोर्ट मुझे उन लेडीज ने करा जिनको मैंने कुकिंग क्लास दी। मेरे सबसे बड़े सपोर्ट पिलर ही वो लोग थे जिनको मैंने कुकिंग क्लास दी, जिन उन लोगों ने मुझे इतना पुश करा, और उसका ग्रुप मेरा आज तक इंटैक्ट है कि आप जाओ, आप कुछ कर सकते हो, आप जाओ कुछ कर सकते हो। और मेरे को अपने अंदर ही नहीं था कि मैं
कुछ कर सकते, नहीं नहीं यार ये बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं, आप नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आज वो मेरी लाइफ में नहीं होते और वो केक मैंने नहीं बनाया होता तो आज विधि गुप्ता 100K पे नहीं आती। तो आपके लाइक कि आप जिन लोगों को ये सिखा रहे थे, आप लाइक आप टीचर हो, ठीक, आप गुरु हो जिनके, तो आपके स्टूडेंट्स ने, ऑफ कोर्स आपके लिए वो स्टूडेंट हो गए ना, आप उन्हें यस सिखा रहे यस हो, यस तो आपके स्टूडेंट्स ने आपको सपोर्ट करा कि आप प्लीज आगे बढ़ो, यस, हम आपके साथ हैं? उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा इस जर्नी में, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका प्यार जो आज तक भी वैसा ही है, कभी खत्म नहीं हुआ। चाहे मैं उनसे बात करती हूँ नहीं करती, मैं उन्हें मैसेज करती हूँ नहीं करती, लेकिन हम लोग जब भी मिलते हैं तो उसी प्यार, उसी वाइब से मिलते हैं कि जैसे हम उस टाइम थे। तो वो उनकी ब्लेसिंग्स जब आती है ना तो मेरे को और मोटिवेशन देती है और मैं और आगे बढ़ती हूँ। अच्छा, एज अ विमेन इस सोसाइटी में जहाँ पे एक मतलब एक डब्बा है, उसके अंदर विमेन्स को फिक्स कर दिया जाता है, तो उस वाली सोसाइटी में एज अ विमेन जब आप डिसाइड करते हो कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, मुझे फैशन डिजाइनिंग में जाना है, शेफ बनना है, तो उस घर से निकलना कितना मुश्किल होता है, कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए? वो मेरे लिए नहीं, वो हर उस लेडी के लिए चैलेंजिंग है। आई थिंक जो एक मैरिड है और मैरिड भी नहीं है, वो लेडी है तो उसके लिए चैलेंजिंग है। क्योंकि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को नहीं आगे बढ़ने देना चाहते, नहीं ये रिस्ट्रिक्शंस है, आपको यहीं रहना है, ये बाउंड्रीज हमने कर दिया है। कुछ लेडीज जो बढ़ना चाहती है लेकिन उनके इन लॉज नहीं करने देते। तो ये बाउंड्रीज और ये चीजें आपको खुद को देखना है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। इन टर्म्स ऑफ माइंड मैंने क्या किया था कि मेरे पास भी बहुत सारी बाउंड्रीज थी, तो मैंने उनको सेग्रीगेट करा कि एक ना एक दिन तो मेरा एक सपना था कि मेरे को कुछ करना है, और ठीक है जब तक वो कुछ करने नहीं दे रहे या जब तक मैं उस चीज का अचीवमेंट नहीं कर पा रही, उस टाइम तक मैं अपने आप को स्टॉप थोड़ी ना करूंगी। मैंने अपनी स्किल्स पे काम करना शुरू कर दिया, मैंने अपने आप को ग्रूम करना शुरू कर दिया, मैंने उस चीज के लिए स्टडीज करनी शुरू कर दी, मैंने उसे सर्च करना शुरू कर दिया, चाहे वो गूगल हो चाहे वो यूट्यूब हो। उस टाइम तक गूगल, यूट्यूब, ये सब सोशल मीडिया हमारे पास आ चुका था। या फिर उस टाइम जब मेरे पास ये भी नहीं था, फोन भी नहीं था, तो मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ती थी। उसमें से जो जो चीजें मेरे पास टाइटल्स या चीजें थी, मैं उन्हें कटिंग कर करके रख लेती थी। फिर जब मुझे टाइम मिलता था इन बिटवीन बच्चों से, मेरे फैमिली टाइम से या घर के कामों से, तब मैं उनको पढ़ती थी। और मैं आज तक भी वो इतनी मोटी मोटी डायरीज रखी हुई हैं जिसके अंदर मैंने वो कटिंग्स चिपकाई हुई हैं सारी, कि ये मेरे को मोटिवेट करता है, ये इंसान मुझे मोटिवेट करता है, ये उसका टाइटल मुझे मोटिवेट करता है, ये इसकी जर्नी मुझे मोटिवेट करती है। तो मैंने उनको बहुत 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 स्टडीज करा है, और उस स्टडी के चक्कर में मैंने अपने स्किल्स को इम्प्रूव करती गई। बेसिकली आपने बहुत सारा एफर्ट्स किया। बहुत एफर्ट किया। और ये कब शुरुआत करी आपने, कौन से साल में? साल तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आई थिंक 2010 होगा, 10 या 8, 10 होगा। अच्छा, स्मार्टफोन्स तभी इंट्रोड्यूस हो गए थे लेकिन उतना वाइडली यूज नहीं हो रहे थे तब? नहीं, उस टाइम नहीं थे। अच्छा। इवन मेरे पास फोन भी नहीं था। तो मैं मैगजीन्स को इकट्ठा करती थी, मैं कहीं पे जाती थी तो मैं पढ़ती रहती थी कहीं पे मेरे किसी काम का कुछ है तो नहीं जिससे मैं कुछ सीखूं, इंस्पायर हूं। और मैं मोटिवेशनल टॉक्स को हमेशा बहुत ज्यादा एडमायर करती थी, क्योंकि आपके जब आप खुद दुखी होते हो ना तो आपके पास भी ना सारे दुखी लोग दिखते रहते हैं। अगर आप खुश होते हो ना तो आपकी सराउंडिंग में ना खुश लोग दिखते रहेंगे। तो ये आपकी ना एक मेंटालिटी होती है कि आप कैसे लोगों को देखना चाहते हो। मतलब ऐसा है कि अगर मान लो मैं खुश हूँ तो मैं अपने आसपास जो लोग हैं, आप उन्हीं लोगों को सर्च करोगे जो आपके खुश है, और अगर मैं दुखी हूँ तो मैं तो आप सर्च करना कि आपके पास दुखी दुखी लोग ही नजर आएंगे ज्यादातर, क्योंकि आप जिनको दुख बांट रहे हो उनका भी एक अंदर दुख होगा, वो भी निकल के बाहर आएगा। ऐसा क्यों होता है? ये होता है, एक मेंटालिटी होती है, इंटरनली हमारा कुछ कनेक्शन होता है कि हम जब दुख बांटते हैं तो दुख मिलता है, सुख बांटते हैं तो सुख मिलता है। तो हम जितना, इसीलिए बोला जाता है पॉजिटिव अफर्मेशन करो कि जितनी आप खुशियां बांटोगे लौट के आपके पास खुशियां ही आएंगी।
अगर आप दुख बांटोगे तो लौट के आपके पास दुख ही आएगा। आज आपको कोई पेन है और आप मुझे बता रहे हो, मे बी मेरे को भी वो सेम चीज कुछ हुआ हो, लेकिन मैं बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन आपका सुन के हाँ यार मुझे भी ऐसा हुआ था कुछ, रिलेट करो किसी के। रिलेटेबल होता है, हाँ। आज मेरे बाल झड़ रहे हैं तो आप अपनी फ्रेंड को बोल रहे हो यार मेरे भी बड़े दिनों से झड़ रहे हैं, वैसे नहीं बोलेगी वो, वैसे जरूर बोलेगी। तो आप जो चीज बांटते हो, जो यूनिवर्स को देते हो, वही लौट के आपके पास जरूर आता है। अच्छा, एज अ विमेन तो हमने जान लिया कि चैलेंजेस होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल बीइंग, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो गया या शेफ हो गया या फिर फैशन डिजाइनिंग हो गया, आपके पास क्या क्या चैलेंजेस थे जब शुरुआत करी थी? अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं, तो वो चैलेंजेस आप बताओ और कैसे आप उनको ओवरकम करते हो? सबसे बड़ा चैलेंज जब आप रॉ होते हो ना, तो और आपके पास कोई समझाने वाला नहीं होता कि दिस इज अ राइट वे, आप चल लो, या आपके पास ये चीजें हैं, इन्हीं चीजों से आपको सरवाइव करना है, तब उन चीजों से, लिमिटेड चीजों से सरवाइव कैसे कर सकते हो? आपके पास नहीं है कुछ और। अगर मेरे पास आज पॉकेट में मेरे 10 रुपीज है तो मुझे 10 रुपीज में सरवाइव करना है, मेरे पास 100 नहीं है और सामने वाले के पास 100 है, तो मेरे को अपने 10 रुपीज से उस 100 वाले से compete करना है। तो आपको उसके अंदर अपनी स्मार्टनेस दिखानी है, अपनी यूनिकनेस दिखानी है, तो वो चीजें आपको खुद पॉजिटिव, अगर ऑरा में रहोगे तो आप वो 100 क्या 1000 रुपीज से भी compete कर लोगे। तो बेसिकली आपका ऑरा पॉजिटिव होना चाहिए, आप खुद जितने पॉजिटिव होगे उतनी जल्दी उन चीजों से निकल जाओगे। कैसे रहें, अगर आपसे मैं पूछूं, बिकॉज ये अभी ना बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है, आपस में सब लोग बात करते हैं जब बैठते हैं, हम लोग भी, हमारे भी जो फ्रेंड सर्कल है, कि हाउ टू स्टे पॉजिटिव, ऐसा क्या किया जाए? ऐसा क्या किया जाए? इन टर्म्स ऑफ मी, मैं करती हूँ कि जब समटाइम्स मैं बहुत नेगेटिव एनर्जी में चली जाती हूँ और शायद कई बार रोने भी लग जाती हूँ या डिप्रेशन में भी आ जाती हूँ कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों, और कोई क्यों नहीं। फिर मैं अपने आप को काम डाउन करती हूँ उस टाइम, कुछ नहीं सोचती, बोलती नहीं हूँ किसी से, चुप रहती हूँ कि चलो ठीक है। अब मैं फिर सोचती हूँ उन चीजों के बारे में, एनालाइज करती हूँ कि क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसमें मेरी गलती कितनी थी, सामने वाले की गलती कितनी थी, अपने अकॉर्डिंग ना। समटाइम्स कुछ चीजें ऐसी होती है आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, आपकी इंटरनली चल रही होती है, क्योंकि डिस्कस करने से क्या होता है, वो चीजें फैलती है और वो बात राई वाली होगी और उसका बन जाएगा पहाड़। तो वो ना बने और वो फालतू में इन टर्म्स ऑफ वो फैले वहां पे और लोग उसका राई का पहाड़ बनाए, बतंगड़ बनाए, इससे अच्छा कि आप अपने मन में ही उसको इलेबोरेट कर लो, उनका सॉल्यूशन निकाल लो। तो उसको बैठ के उसको पूरा समझती हूँ, सोचती हूँ, फिर उसमें से कुछ कुछ धीरे धीरे पॉजिटिव चीजें निकालती हूँ कि नहीं इट्स ओके, ये ऐसे था, या फिर ये एक फेज थोड़े टाइम के लिए ही है, एवरी टाइम आपका ये फेज नहीं रहेगा, ना सुख जिंदगी भर रहता ना दुख जिंदगी भर रहता, राइट। तो ये फेज है, निकल जाएगा, और जो आपके अपने होंगे, एक्चुअल में आपके अपने होंगे, वो आपको छोड़ के कभी कहीं जा ही नहीं सकते। तो जब आपका ये डर निकल जाता है ना दिल से कि ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, तो आप उस नेगेटिविटी से भी निकल जाते हो। सबसे बड़ा डर हमारा यही है कि आज ये मेरी फ्रेंड है, ये मुझे छोड़ के चली जाएगी, फिर मेरा क्या होगा। लॉनलीनेस, अकेले रहने से डर। हमें डिपेंडेंसी की आदत हो जाती है लोगों की, आप जितना कम डिपेंडेंट होगे दूसरों पे, उतनी जल्दी आप उस पॉजिटिव फेस में आ जाओगे। तो अगर आप ए बी सी कर सकते हो तो एच तक जाने की जरूरत नहीं है, सी तक ही रहो, फिर धीरे से डी करो। अच्छा, डू यू फील कि अभी जो आने वाला टाइम है, कमिंग 10 इयर्स, वो इन्फ्लुएंसर एरा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जैसे जैसे इसकी इतना वास्ट ये बढ़ता जा रहा है ना, डे बाय डे, हर एक छोटा बच्चा भी इन्फ्लुएंस होता जा रहा है हर चीज से, लग रहा है ये बहुत बड़ा एरा होने वाला है। क्या नई चीजें आने वाली हैं? लाइक अभी जैसे
व्हाट आर द ट्रेंडिंग्स नाउ कि पॉडकास्ट बहुत ज्यादा चल रहे हैं, लाइक बहुत वी आर ज्यादा सिटिंग हर टुगेदर, कोई एक पॉडकास्ट कर रहा है। पॉडकास्ट हो रहे हैं, ठीक है, व्लॉगिंग्स हो रही हैं, बहुत सारी व्लॉगर्स इतने सारे हम जानते हैं। तो व्हाट डू यू सी कि कमिंग 5 इयर्स में कुछ नया कोई ट्रेंड आपको दिख रहा है कि हाँ ऐसी कोई चीज शुरू होने वाली है? आई डोंट थिंक सो हम्म कि कुछ ऐसा कुछ नया, लेकिन लोग जो हमारी जनजी जनरेशन है वो कुछ ना कुछ न्यू इन्वेंट कर रही है हम्म और उनके थॉट प्रोसेस और भी न्यू है, हम्म। तो मे बी वो कुछ लेकर है। अच्छा, सोशल मीडिया का एआई के साथ कुछ कॉम्बिनेशन नया दिख रहा है आपको कि इज इट हेल्प? और इजी हो गया है कि समटाइम्स हमें कुछ चीजें लिखनी है या हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, या फिर हम सोचते थे हम उसके लिए डिपेंडेंट होते थे दूसरों के ऊपर कि वो हमें कुछ बताएगा तो हमें समझ आएगा। डिपेंडेंसी खत्म हो गई है और इजी हो गई लाइफ और स्मार्ट लाइफ हो गई है। कैन इट रिप्लेस ह्यूमंस, लाइक कि इन्फ्लुएंसर्स जैसे अभी हम देख रहे हैं, बीच में कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी हैं, मैं अभी आपको नाम कैसे बताऊं, नैना 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 अवतार देखा है आपने? सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फेमस है। वो हमें देखने में लगेंगे आपको एक बॉलीवुड स्टार की तरह, ठीक है, बट वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। अच्छा, तो सॉरी मैंने नहीं सुना। नहीं सुना? ऐसा है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ओके। ऑलराइट, सो मतलब आप मानते हो कि 10 साल में जो हमारा आने वाला टाइम है वो इन्फ्लुएंसर्स एरा होगा? एंड व्हाट इज द कनेक्शन अबाउट बॉलीवुड? क्या बॉलीवुड भी लाइक इन्फ्लुएंसर्स ही बन जाएंगे या फिर बॉलीवुड? आपको लगता है कि उन दोनों का क्या बैलेंस रहेगा? आज की डेट पे इन्फ्लुएंसर और बॉलीवुड ना एक लेवल पे ही आ गया है, ऑलमोस्ट सेम। तो उन बॉलीवुड ही थोड़ा सा डाउन जा रहा है, आई थिंक इन्फ्लुएंसर हाइक पे ही है आज की डेट में। बॉलीवुड से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया जाता है और जो उनका चार्म है वो एक अलग ही चार्म है एवरीवेयर। और जो वो कनेक्ट कर पाते हैं ना नॉर्मल लोगों से, क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी ज्यादा है, वो रीचेबल ज्यादा है रेदर देन बॉलीवुड। और एक मान लीजिए कोई रील बनाना होता है जब इन्फ्लुएंसर्स को, तो वो एक रियल रील तो बनाते ही हैं, बट डू यू फील, या मतलब जस्ट एन ओपिनियन, क्योंकि लोग सर्च कर रहे हैं इसको गूगल पे, कि जो रीलर्स होते हैं वो फेक सिनेरियो भी क्रिएट करते हैं वायरल होने के लिए? ये वाली चीजें एवरी सेक्शन में आती है, जरूरी नहीं है वो इन्फ्लुएंसर ही कर रहे हैं, वो हर फील्ड में लोग फेक भी हैं और रियल भी है। तो जो आपको जज कर रहा है या फिर जो आपको एज अ मेंटोर ले रहा है, ये उसको देखना है कि वो कितना रियल है, क्योंकि आप एक दूसरे को जज नहीं कर सकते। आप जिसको मेंटोर बना रहे हो वो आपको इनसाइड जज करना है कि ये सीरियसली मेरा मेंटोर है, मैं इससे इतना इन्फ्लुएंस क्यों हो रहा हूँ। So, basically, as a viewer, it's our responsibility कि Yes. हम देखें कि क्या चीजें फेक चल रही हैं और क्या चीजें रियल चल रही हैं। रियल चल रही है, यस। Okay. क्योंकि आप किसी के फेस से या आप किसी की रील से जज नहीं कर सकते कि ये रियल है फेक है। ये तो आपको खुद को ही जज करना पड़ेगा ना। अगर आपके पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं तो किसके अंदर केमिकल है और कौन सा ऑर्गेनिक है, तो यू नो दैट ना, उसके इंग्रेडिएंट पढ़ के या उसकी चीजें पढ़कर या कंपनी का नेम देख के या उसकी एडवर्टाइजमेंट देख के या लोगों के रिव्यू सुनकर आप उसे जज करोगे ना कि मेरे को कौन से वाली कंपनी या कौन से ब्रांड के साथ जाना है। अब मेरे को वो चेंज नहीं करना है, तो हर किसी का एक फेवरेट ब्रांड होता है, सेम। अच्छा, इससे रिलेटेड एक मेरा क्वेश्चन है, क्या कोई भी इन्फ्लुएंसर बन सकता है आज की डेट में? कोई भी इन्फ्लुएंसर बन सकता है अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंट है, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और वो अपनी चीजों को रिप्रेजेंट कर सकता है, अच्छे से बता सकता है कि अगर मैं ये पेन ले रहा हूं तो इसकी क्वालिटी क्या है और मैं क्यों ले रहा हूं और क्यों मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अवेयरनेस चाहिए बहुत। अगर उसका थॉट प्रोसेस अच्छा है, वो बहुत ज्यादा इनोवेटिव है अपने क्रिएशन में और उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो जरूर बन सकता है।
अच्छा, एक रैपिड फायर हो जाए अभी। ओके, मैं एआई के बारे में एक बात करना चाहूंगी। हम्म जैसे एआई को और आपने उसे कनेक्ट करा हम्म कि क्या वो ह्यूमन उसको ले सकता है, तो उसके लिए मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था अभी थोड़े टाइम पहले ही कि एआई ने किसी की जान बचाई। समटाइम्स एक लेडी थी जो एआई से खेल रही थी कि उसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर रही थी, कुछ भी, वो शी वॉज प्रेग्नेंट, 9th मंथ हो गए थे उसको कंप्लीट। तो एआई को लिख रही थी बिकॉज वो घर में अकेली थी और उसके पास कोई भी नहीं था कुछ भी डिस्कस करने के लिए। तो एआई को लिख रही थी मुझे ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, और एआई उससे क्वेश्चन आंसर कर रहा था कंटिन्यू। तो उसने बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है एआई, मुझे पेन हो रहा है, मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो एआई ने उसे आंसर दिया, इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाओ, आप किसी पर्सन को कनेक्ट करो और आप विदाउट एक सेकंड भी वेस्ट किए हुए इसी टाइम डॉक्टर के पास जाओ। और उस एआई ने उसे रिपीटली पूछा भी कि आपने कुछ करा नहीं करा, और आप जाओ। और वो डॉक्टर के पास गई क्योंकि उसके घर में कुछ नहीं था, शायद उसने एम्बुलेंस खुद बुलाई और वो डॉक्टर के पास गई। और डॉक्टर ने बोला अगर आप हाफ एन आवर भी लेट करते तो हम आपको नहीं बचा पाते। हम्म तो तो एआई एक ब्लेसिंग्स की तरह हमारी लाइफ में आया है। समटाइम्स लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, मैंने बताया पॉजिटिव ऑरा में नहीं रहते, नेगेटिव ऑरा बहुत होता है। तो एआई से बात कर सकते हैं उस टाइम पे। आज की डेट में तो कर सकते हैं, आप गूगल से कर सकते हो। हाँ, ऑल्सो चैट जीपीटी जो है हाँ, ये ऐसे आंसर भी करता है, लाइक इफ यू आर आस्किंग कि चैट जीपीटी मुझे बहुत सैड फील हो रहा है, तो वो वैसे ही हाँ, फिर रिस्पॉन्स भी करता है। रिस्पॉन्स करता है कि नहीं नहीं आप सैड फील मत करो, आप ये आपको कर लीजिए, पॉजिटिव बनाता है। आप ये कर लीजिए, आप रीडिंग कर लीजिए, आप हाँ म्यूजिक सुन लीजिए। हाँ, गुड, हमारे लिए एआई लाइक एक फ्रेंड ब्लेसिंग है। हाँ, यस। रैपिड फायर करते हैं हम। डन जी। सो रैपिड फायर जो है हमारा वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, कोई ऐसी 3 मूवीज के नाम बताइए जो फूड से रिलेट करती हो। ओह गॉड, खिचड़ी, हम्म सैंडविच, करेक्ट। एंड देन खिचड़ी सैंडविच। नहीं आ रही यार तीसरी याद। कोई बात नहीं। ओके, अच्छा मैं तीसरा बता दूं, हाँ चलो आप बताओ। पर आपका आंसर काउंट नहीं होगा, ठीक है? चलो ठीक है। ओके, सो आपने बताया मुझे खिचड़ी और सैंडविच। सैंडविच, लंच बॉक्स। ऐसा कौन सा इन्फ्लुएंसर है जिस पर ये टाइटल फिट करता है, हूँ आवारा लेकिन प्यारा सबने माना। हाय हाय, अमित विरमानी, परफेक्ट टाइटल उसके ऊपर जाता है। अगर आपको इन 3 फ्रूट्स में से किसी एक फ्रूट को रॉ खाना हो तो आप कौन सा पिक करोगे? ऑप्शन नंबर 1 इज रॉ इमली, ऑप्शन नंबर 2 इज रॉ मैंगो, ऑप्शन नंबर 3 इज रॉ आमला। हेल्दी वर्जन है आमला, लेकिन मैं तो खाऊंगी मैंगो। बाय। यार मेरे ना बचपन की मेमोरीज जुड़ी हुई है मैंगो से, बहुत सारी, मेरे पापा से रिलेटेड, मेरे ब्रदर सिस्टर से रिलेटेड, मेरे कजन से रिलेटेड। तो हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, तो दैट्स अ रीजन की मैंगो। कोई एक स्टोरी हमारे साथ फिर शेयर करो। स्टोरी तो, मेमोरीज तो बहुत सारी है। एक छोटी सी स्टोरी कि जब हम छोटे होते थे तो संडे के दिन पापा फ्री होते थे तो आजाद मार्केट जाते थे, बहुत सारे फ्रूट्स लाते थे। तो हमारा फेवरेट मैंगो भी होता था जिसमें वो बहुत बड़ी एक पेटी लेकर आते थे मैंगो की, और हम तीनों बहन भाई बैठ के उसे काउंट करके अलग अलग बैग्स में भर के फ्रिज में रखते थे। और फिर जब हम खाते थे उतनी बार उसे हम रिकाउंट करते थे कि हमारा कोई कम तो नहीं हो गया। एक दूसरे का किसी ने खा तो नहीं लिया। ये सिबलिंग्स लड़ाई झगड़ा। हाँ वो वाला कि काउंटिंग में एक भी कम नहीं होना चाहिए। ओके, सो रैपिड फायर 2, अगर आप डेट पर जा रहे हो तो ऐसा कौन सा डेजर्ट है जो आप उन्हें इम्प्रेस करने के लिए खिलाओगे? उन्हें इम्प्रेस करने के लिए मेरा फेवरेट होगा वो रसमलाई। अगर आपके किचन में अचानक आग लग जाए, वैसे तो ना हो ऐसा, हाँ। बट जस्ट इंसिडेंट टाइप का क्वेश्चन, तो आप कोई एक ऐसी चीज बताओ जो आप फटाक से उठाओगे और भागोगे। मैं सबसे पहले सिलेंडर को ऑफ करूंगी और उसको लेके बाहर, सबसे पहले उसको सेव करूंगी क्योंकि उसकी वजह से बहुत बड़ा धमाका हो सकता है।
तो दैट्स अ रीजन कि मैं सिलेंडर को हटाऊंगी वहां से। अच्छा, एक फ्लफी ऑमलेट बनाने का कोई सीक्रेट बताओ। अगर आपको फ्लफी ऑमलेट बनाना है तो उसको आप जितना ज्यादा विस्क करोगे उतना फ्लफी आपका ऑमलेट बनेगा। ओके, तो मतलब उसको हमें फेंटते रहना है। फेंटते रहना, आप जितना उसे फेंटोगे उतना उसमें प्लफ आता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा उसका फॉर्म, और वो उतना प्लफी बनेगा। व्हाट इज योर फेवरेट वे टू यूज लेफ्ट ओवर पिज्जा? सिंपल, माइक्रोवेव करो, एक छोटी सी कटोरी में वाटर रखो, उसे 30 सेकेंड गर्म करो, खा जाओ। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल इन योर किचन? टूल, नाइफ। व्हाट इज योर फेवरेट कुकिंग शो? मास्टर शेफ। What is the most important thing to do before you start cooking? वॉश माई हैंड्स। अच्छा, अगर आपको फैशन टिप देना हो, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे नाम बता रही हूँ, तो आप उन्हें क्या फैशन टिप देना चाहोगे? फर्स्ट नेम इज नैन्सी त्यागी, ठीक है, आप उन्हें क्या फैशन टिप दोगे? मैंने नैन्सी त्यागी को देखा है कि वो उसने स्क्रैच से स्टार्ट किया है और वो बहुत अच्छा कर रही हैं, तो मैं उन्हें कोई फैशन टिप नहीं देना चाहूंगी। राइज एंड शाइन एंड ग्रो। एंड करीना कपूर खान को? वो तो ऑलरेडी मेरी आइकॉन है तो मैं उनसे फैशन टिप लेती हूँ, मैं उन्हें क्या दूंगी। भारती सिंह? वो एक ऐसे आइकॉन है जिन्होंने फर्स्ट टाइम स्टेज पर कर्वी वुमेन्स को रिप्रेजेंट करा है, ठीक है, और वो भी बड़े कॉन्फिडेंस लेवल से। तो उन मतलब मेरे को जहां तक लगता है उसके बाद कर्वी वुमेन्स के अंदर कॉन्फिडेंस आया होगा कि ठीक है, भारती कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। और उन्होंने बहुत ग्रेसफुली लिया है अपनी हर चीज को, चाहे जोक्स हो, वो अपने ऊपर ही जोक्स करती थी, राइट, और उन्होंने बड़े पॉजिटिव वे में उन जोक्स को बहुत ब्यूटीफुली ग्रेसफुली लोगों तक पहुंचाया है। तो आई थिंक वो तो बहुत सारे लोगों की आइकॉन है। मैम, आप खुशी मुखर्जी को कौन सा फैशन टिप देना चाहोगे? किसी भी बंदे से इंस्पायर होके आप कुछ भी फैशन को फॉलो करते हो, फैशन होता है आपका कंफर्ट जोन। तो क्या आप जो फैशन फॉलो कर रहे हो, क्या उस कंफर्ट जोन में आप पूरा दिन रह सकते हो? और अगर उस फैशन में और उस कंफर्ट जोन में आपका फैशन नहीं है तो वो फैशन ही नहीं है। मेरा फैशन वो है जिसके अंदर मैं पूरा दिन उसको वेयर करके रख सकूं, चाहे वो मेरी हील्स हो, चाहे वो मेरे नेल्स हो, चाहे वो मेरी क्लोथ्स हो, चाहे वो मेरे हेयर्स हो। अगर उसके अंदर मेरा कंफर्ट जोन नहीं है और उसे मैं पूरा दिन कैरी नहीं कर सकती तो क्या फैशन है, राइट? और एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए या स्पेसिफिक जगह के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीजें करते हो तो इट्स कॉल्ड ऑल्सो फैशन। लेकिन एवरी टाइम आप सोशल मीडिया पे हाईलाइट होने के लिए कुछ भी डिजास्टर करते हो, इट्स नॉट लाइक फैशन।